में डाल दिया है, वृक्ष भारतीय जनता पार्टी बन रही है। ठीक है, राकेश सिंह परमार जी, दिल्ली विधानसभा चुनावों में पूर्वांचली वोटरों का जो ये फैक्टर है वो कितना प्रभावी होता हुआ नजर आ रहा है? अब जो बात यहां पर आलोक जी कह रहे कि अगर आम आदमी पार्टी इस पर रिएक्ट नहीं करती या इसको चुनावी केंद्र में जानबूझकर नहीं लाती, सिर्फ बीजेपी तक छोड़ देती, तो शायद ज्यादा सेफ जोन में रहती। नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। यह सत्य है कि दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचलियों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चुन के आए भी लोग हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उससे बड़ा सत्य है कि अरविंद केजरीवाल ने कभी पूर्वांचलियों के भले के लिए कोई काम नहीं किया। मैं बदरपुर विधानसभा में रहता हूं और मेरे बगल में वो सारा रेहानियाओं का बस्ती है, जिसको व्यवस्थित तौर से उसका अपना विधायक बसाता है, नगद पैसा देता है, सारी सुविधाएं देता है, सरकार की गाड़ी वहां पर आती है, हेल्थ की गाड़ी आती है, अलग अलग जो सरकारी सुविधा वहां आता है। लेकिन वहां के पूर्वांचलियों को ये जो रेहानिया वाले हैं वो बड़ा परेशान करते हैं। और वहां विधायक के घर के सामने ही वो इस तरह की बात होती है, लेकिन विधायक बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उन लोगों का नुकसान करता है, उनका नाश करता है। यहाँ तक कि उसके पास तो जो बहुत संपत्तियां थी, उस संपत्तियों में भी या तो निजी कमाई कर रहा है या रेहानियों को दे रहा है, और अपने ही मुसलमान भाइयों को नहीं दे रहा है। ये तो केस चल रहा है, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। यह जरूर है कि अरविंद केजरीवाल का मंशा क्या था, आप पहले समझिए। असल में वो योगी आदित्यनाथ को लपेटना चाह रहा था, क्योंकि उसकी लड़ाई तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का तुलना किसी और से करते नहीं है केजरीवाल जी। तो उनका टारगेट रहा होगा योगी आदित्यनाथ। तो बोलते बोलते बाद में उनको याद आ गया, यार उत्तर प्रदेश निकल गया मेरे मुंह से, क्योंकि जो अंदर की भावना होती थी पूर्वांचलों के प्रति विद्वेष और मुसलमान और रेहानियाओं बांग्लादेशियों के प्रति प्रेम, वो निकल जाता है। अब कितना मुंह दबाए वो दबता नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि इस टाइम दिल्ली में पूर्वांचल एक शक्ति है। आज आम आदमी पार्टी में भी पूर्वांचली है, कांग्रेस में भी पूर्वांचली है, भाजपा के तो सर्वोच्च से बड़ी पूर्वांचली है, इसमें कहीं कोई दो। राजनाथ सिंह जी कदावर नेता है, नंबर 2 की हैसियत रखते हैं, सरकार में बनाने से पहले अध्यक्ष हुआ करते थे। और दिल्ली में पूर्वांचली मजदूर भी है और मालिक भी है, चपरासी भी और चेयरमैन भी है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि पूर्वांचल की शक्ति क्या है। यहाँ पर पूर्वांचल का मजदूर भी है जी। आप मीडिया को देख लीजिए, वो जो कैमरामैन का असिस्टेंट होते हैं वो भी पूर्वांचली है, और जो चैनल का मालिक है वो भी पूर्वांचली। मैं नाम नहीं लूंगा, कई चैनलों के एडिटर पूर्वांचली है, तो उसका पानी पिलाने वाला चपरासी भी पूर्वांचली। आप अपने मीडिया सेल में देख लीजिएगा, कई मतलब हर स्थिति के पूर्वांचली है। तो पूर्वांचली से पंगा लेने की राजनीतिक भूल कोई आदमी नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल का स्लिप ऑफ टंग हुआ, ये मैं जानता हूं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि वो योगी जी को लपेटना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश से भेज कर क्या किया जा रहा है, उसके मुंह से पूर्वांचली निकल गया। लेकिन राजनीति में तीर निकल जाने से और जबान निकल जाने से तो उसकी भरपाई होती नहीं है, नुकसान तो अरविंद को उठाने का। ठीक है, लेकिन दिनेश जी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की जो बाइट तमाम करने की जरूरत नहीं है, आप एक्टिंग से काम चला सकते। ठीक है, अब राकेश जी जो बात अभी आलोक जी ने छेड़ी बीजेपी की, पिछले 27, 28, 29 सालों से बीजेपी सत्ता से दूर है दिल्ली में। बीजेपी की स्थिति आपको क्या नजर आ रही राकेश जी? क्या 2015 में 3 विधायक, 2020 में 8 विधायक, इस बार क्या 13, 15, 20 क्या नजर आता है सर आपको? राकेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा लोग भी कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल में एक ही विशेषता है। मैं इन बातों के जवाब देने के पहले अपनी साथ का घटना आपको बता दूं। अरविंद केजरीवाल राजनीति में जब आ रहे थे, ड्रामा वामा कर रहे थे, तो उनका पहला ड्रामा केंद्र गीता कॉलोनी था। गीता कॉलोनी पूर्वांचल का मैं बहुत बार गया हूँ, और जो घर में रह रहे थे, मेरा भतीजा भी अभी एमसीडी में एडिशनल कमिश्नर है, उसका भी घर उसी में था, एक फ्लोर ऊपर जो सोसाइटी में वो रहते थे, अफसरों का क्वार्टर है। तो केजरीवाल जब पैदल सवेरे मॉर्निंग वॉक में निकलते थे ना, तो 60-70 हजार रुपए का जूता पहनते। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो जूता टहलने वाला रहा। लेकिन जब 26 जनवरी का राष्ट्रीय त्योहार देश का होता है, तो वो 60 रुपए का फ्लोटर पहन करके गए, और वो लोग जो उनको टहलते हुए देख रहे हैं, वो उनको देख रहे थे। जब अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड प्लेन में सिनेमा दिखाने के लिए बच्चों को दुबई लेके जाते हैं, तो स्पेशल प्लेन में जाते हैं, और जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो बिना प्रेस किया हुआ एक नंबर साइज का ऊपर का कुर्ता पहन लेते हैं। और ये ड्रामा आगे बढ़ रही है।
मैं अरविंद केजरीवाल के कैबिनेट के एक मंत्री के शादी में गया था, मैं नाम नहीं रखूंगा, बड़ा नजदीकी आदमी है, उसने बड़ा बढ़िया से शादी किया था, आप सब लोग समझ गए होंगे। तो उनका बेटा अपने शरीर से 2 साइज बड़ा कुर्ता पहन करके आया था। मतलब मान लो 40 का कुर्ता लग रहा हो तो 42-45 का कुर्ता पहन के आया था, और सारा लोग उसके बेटे को देख के कह रहा था कि भाई ड्रामा जीन में है, अगला लगता है यही आने वाला है। जबकि वो लड़का दिल्ली का बड़ा टॉप विद्यार्थी है, इसमें कहीं कोई उसमें दो नहीं है। अब आते हैं केजरीवाल। देखिए क्या है, केजरीवाल का काम बड़ा आसान, देखिए वो पढ़ा लिखा आदमी है, उसने सोचा कि भाई फ्री में दे देंगे तो वोट मिल जाएगा। क्योंकि जो लोग फ्री में, जैसे मैं फ्री में नहीं लेता क्योंकि मैं इंटाइटल नहीं हूं, मेरा 5 किलो से ऊपर वाट की बिजली है, तो मेरे को कोई चीज फ्री नहीं मिल सकती, तो मैं वोट देने ही नहीं जाता। क्योंकि उस दिन तो मैं अलग अलग बूथों पर हम लोग रिपोर्टिंग में होते हैं, देखने में होते हैं, मतदान नहीं हो पाता है। जो दिल्ली में बड़े अफसर बड़े लोग रहते हैं, जब से टीवी का जमाना आया है तो कुछ सेलिब्रिटी वोट देने जाने लगे फोटो दिखाने के लिए, तो वोट देने नहीं जाते थे। वोट देने जाता है मजदूर वर्ग आदमी। केजरीवाल ने उसको आराम से फ्री की बिजली, फ्री का कोई चीज दे दिया और वोट खरीद लिया। अर्थव्यवस्था जाए भाड़े में। जल बोर्ड आज 5-6 बार अगर बिकेगी ना तब भी उसका पूरा कर्जा नहीं आ पाएगा। डीटीसी का कर्ज अभी भी चढ़ता ही जा रहा है। बिजली बोर्ड का, बिजली विभाग का, कंपनियों का कर्जा दिल्ली सरकार को इतना चढ़ गया है कि उसका बजट गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी बेहयाई से कर रहे अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करेंगे। और आप जानबूझ के इसलिए कर रहे हैं कि जिस आदमी को आप बेनिफिट दे रहे हैं वो ये सब चीजें नहीं देता। ये फ्री की रेवड़ियां ना, फ्री की रेवड़ियां तो काफी समय से काम कर रही है ना, बाढ़ में जाए, ठीक है, आपको क्या मतलब? नहीं, लेकिन राकेश जी मेरा सवाल जस का तस रह गया। क्या ये पूर्वांचल के वोटर बीजेपी, नहीं मेरा सवाल वहीं का वही है, बीजेपी की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? अगर पूर्वांचल का एकमुश्त वोटर बीजेपी को वोट भी दे दे तो 2015 और 2020 का रिकॉर्ड टूट जाएगा बीजेपी के परफॉर्मेंस का। 3 सीटें 8 सीटें अगर सीधा सीधा अगर वोट भी दे दे तो 17 से 20 विधायक जीत जाएंगे बीजेपी के। लेकिन ऐसा स्थिति नजर तो नहीं आती। देखिए ये शोध का विषय है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी के इच्छा के विरुद्ध कनाडा का राष्ट्र प्रधानमंत्री कुछ बोल दिया था तो वह पदस्थ हो गया। लेकिन दिल्ली वाला अभी टिका हुआ है। यह शोध का विषय है। जिस दिन केजरीवाल, ठीक है, सवाल से मन भर जाएगा, केजरीवाल उसी दिन बाहर होंगे। या केजरीवाल और दिनेश जी मेरे 2 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। 2 टर्म से मौजूदा सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना काम करेगा मौजूदा सरकार के खिलाफ जो बीजेपी या कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है? और दूसरा, कांग्रेस की स्थिति यहां पर क्या कुछ नजर आती है? तो कांग्रेस पार्टी के अंदर दुविधा है कि आम आदमी पार्टी को जीतने दें या अपनी पार्टी को खड़ा करें। तो राहुल गांधी एंड सन्स वो सोचते हैं आम आदमी पार्टी जीत जाए, कांग्रेस का तो शून्य ही है, इसका क्या नुकसान होगा? हालांकि मैंने नुकसान बता दिया है कि अब वोटों में शून्य की तरफ न चले जाए। ये नुकसान तो हो सकता है ना अभी, नहीं, जानकार तो ये भी कह रहे हैं ना कि राजनीति में बदले बड़े सोच समझ के लिए जाते हैं। तो सपा ने भी बदला ले लिया, कांग्रेस ने, और टीएमसी ने भी बदला लिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे तो टीएमसी के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, चाहते तो एक साथ चुनाव लड़ सकते थे, तो शायद ज्यादा बेहतर प्रदर्शन टीएमसी का होता। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने आमने चुनाव लड़े। सपा कह रही थी कांग्रेस से कुछ सीटें हमको दे दो भाई, कांग्रेस ने नहीं दिया। तो सपा ने यहां पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना बदला कांग्रेस से निकाल लिया और खुले मन से कहा हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। नहीं, देखिए पहले तो मैं आपको, जो आपने आलोक जिससे पूछा मैं उसका जवाब दूं। इसके असल में क्या है कि ममता बनर्जी और अखिलेश का समर्थन कराने का मतलब वोट से नहीं है, उनका 2 वोट यहाँ पर नहीं है, वोट पर फर्क नहीं पड़ेगा जी। हुआ क्यों? असल में ये दोनों लोग मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जाने जाते हैं, ममता बनर्जी भी और अखिलेश यादव, क्योंकि कार से वो गोली चलवा दिया था इन्होंने मुस्लिम को खुश करने के लिए। कांग्रेस का सक्रिय हो जाना और 2500 रुपया देने की बात करो और 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस वाली बात करना, और अगर कांग्रेस शीला दीक्षित के नाम लेकर के आगे आ जाएगी तो लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। 15 साल शीला जी का, 10 साल केजरीवाल का और खुराना जी का, तो कांग्रेस राइज कर सकती है। ओवैसी का सीधे दिल्ली दंगा के दंगाई का समर्थन कर रहा, उसको टिकट देने की घोषणा, मतलब मुस्लिम वोटों में बंटवारा।
इससे परेशान होकर के केजरीवाल ने अपने 2 लोगों को कहा कि समर्थन का बयान दे दीजिए ताकि मुसलमान भ्रमित ना हो, मुसलमान को लगे कि भाई ओवैसी को नहीं देना है, कांग्रेस को नहीं देना, हमारे साथ बने रहिए। वो वजह था, वोट से वजह नहीं पड़ता, परसेप्शन से वजह पड़ता है। अब आते हैं आपका उस बयान पर। देखिए क्या है, ममता बनर्जी अगर लड़ भी जाती तो उनका कुछ है नहीं। अखिलेश यादव लड़ भी जाते, वो हरियाणा में लड़के क्या करते? हरियाणा में तो अकेले हुड्डा ने कांग्रेस की स्थिति खराब कर दी। वहां चुनाव के दिन तक कांग्रेस जीत रही थी। हुड्डा ने अकेले केंद्रीय नेतृत्व को मजबूर कर दिया, कुछ ही ना तो समर्थन उन्होंने दिया ना वो दिया। हरियाणा का हार हुड्डा के गलत बयानी से है, उसमें कांग्रेस नहीं हारी ले, और अखिलेश जाते तो नुकसान नहीं करते। यहाँ बदला उदला राजनीति में नहीं होता, राजनीति में फायदा फायदा और सिर्फ फायदा होता है। बदले बदले की राजनीति में कोई महत्व नहीं है। नहीं तो मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ लेते, नहीं तो उनमें तो बहुत बड़ा बदला था, बड़ा दावत था। तो राजनीति का अपना हित होता है, अदला बदला उनका कुछ नहीं थी, क्योंकि बदला स्वाभिमानियों का होता है। और अगर आप में स्वाभिमान है तो आप राजनीति में क्यों है? अगर राजनीति में है तो फिर आपका स्वाभिमान कहाँ है? ये दोनों ही बातें हैं, तो अदला बदले वाली कोई बात नहीं है। परसेप्शन के लिए किया गया था कि मुस्लिम तुष्टिकरण वाले से बयान दिलवाओ ताकि ओवैसी की तरफ मुसलमान न जाए और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम न कही गई। तो क्या वो सारे राजनीतिक बीजेपी की बी टीम है? तो ये उस प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि बी टीम जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं। हम अपनी सुविधा के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। अब लेकिन राकेश जी, एक चीज थोड़ा समझाइए कि बड़ी नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स की लगातार चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी नीट एंड क्लीन पॉलिटिक्स में चर्चा करते हैं राकेश जी। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भैया हम ये जो फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, दरअसल ये महंगाई पर मरहम के तौर पर काम कर रहा है, क्योंकि 10 साल से पिछले मोदी सरकार ने महंगाई की ऐसी मार मारी है कि हमको मरहम लगाना पड़ रहा है आम जनता को, इसलिए हमको ये फ्री की व्यवस्थाएं देनी पड़ रही हैं। महंगाई के पे मरहम लगाने के लिए फ्री की रेवड़ियों के बजाय रोजगार के अवसर भी तो दे सकते थे। आप भी तो अच्छी एजुकेशन, अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, आप रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर पाए? राज्य सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि रोजगार के अवसर पैदा करे? सारा रोजगार सिर्फ केंद्र सरकार ही देगी? नहीं, आप दूसरे शब्द में सुनिए। पहले तो महंगाई बढ़ाया किसने, और दूसरा एक बात समझ लीजिए कि हमको 2 यूनिट फ्री बिजली मान लो अगर मेरे को मिलती है, हालांकि मिलती है, मेरे को मिलती है। आज पता है 2 किलोमीटर का 20 रुपया शेयर ऑटो में लग रहा है। बदरपुर से जयपुर पहले 5 रुपया लगता था। कोरोना में हुआ कि 2 सवारी लगेगा तो 20 रुपया हो गया। कोरोना चला गया, अब 6 को एक पीछे में बैठाते हैं 3 पर, 20 रुपया आ गया। वहां कोई नहीं पूछ रहा है। सीएनजी का भाव 80 रुपया के पार कर दिया। गरीबों की गाड़ी में सीएनजी से चलता था, बढ़ाया किसने? तुमने बढ़ाया। असल में क्या है कि हमारा जो मतदाता है, हमने उसको मतदान देने का शऊर नहीं समझाया, उसको बताया नहीं कि मतदान करते कैसे। अमेरिका में ना प्रेसिडेंशियल डिबेट होता है, दोनों तरफ लोग आते हैं, अपनी अपनी योजनाओं को कहां से करेंगे की बात करते हैं। हमारे यहाँ इसकी परंपरा ही नहीं है। मीडिया में आया जाता है तो लोग अपनी भोंपू की तरह से बोल के चले जाते हैं, और या फिर दोनों लोग इतने लड़ने लगते हैं कि आम जनता को सुनाई नहीं देता कि वो क्या रहा है। हमारे देश में हम 75-78 साल के लोकतंत्र हो गए, 1952 से मतदान दे रहे हैं। हमको मतदान देने का तरीका बताया नहीं गया है, और यह बताने का काम है चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का कि कोई गलत हो रहा है। अब बताइए, सीधा सीधा रिश्वत ऑफर किया जा रहा है कि आप मुझे कोर्ट की क्या बात कर रहे हैं सर? जो जजेस हैं वो रोना रो रहे हैं कि हैरान है, हम फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, यहाँ पर जजों को देने के लिए तनख्वाह नहीं है। राज्य सरकारें, केंद्र सरकारें कहां से पैसा ला रही है इतना देने के लिए? मैं हैरान हूं कि मतलब आप देखिए ना, न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने वाले जजेस की तरफ से ऐसा बयान सामने आना। मैं आपको वही कह रहा हूं कि असल में क्या फिर कोर्ट कहाँ है? वो कहा नहीं ऑर्डर पास कर देता। मतलब वो कोई धार्मिक मामला हो तो उसमें तुम ऑर्डर पास कर दोगे, इसमें कहीं नहीं पास कर रहे हो ताकि डिबेट हो। ऑर्डर पास कर दो कि फ्री की रेवड़ी का पैसा तुम्हारे घर से आ रहा है। किस कानून, देखिए मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं यह दावा नहीं कर सकता कि भारत में सही हूँ, लेकिन मैं यह कहीं नहीं पढ़ा कि कुणाल गोस्वामी का पैसा लेकर के राजेश परमार को दे दिया जाए, आलोक पाड़े का पैसा लेकर के गेट साहब को दे दिया जाए। ये तो लिखा ही नहीं है। जब आप फ्री की बिजली दे रहे हो, आपको पता है हमारे घर में गाड़ी पार्किंग के लिए मैंने बना रखा है दुकान टाइप पर जिसमें गाड़ी पार्क करते हैं। उसके लिए कहा ना कि आपको कॉमर्शियल मीटर लेने पर शटर लगा हुआ है। मैं बोला ये खुला रहता है, बोला शटर हटवा दो, कंपनी वाला लगा दे। वो 0 मीटर उठता है, 390 रुपया उसका किराया आ रहा है।
वो कोई पूछ ही नहीं रहा। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि 200 यूनिट वाला जाके मतदान दे देता है। कोर्ट कचहरी इस देश में है नहीं। चुनाव आयोग की नियुक्ति नेताओं को करनी होती है। वो अपना रोजी रोटी और चुनाव के बाद की अपॉइंटमेंट के विषय में पड़े रहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद कहां जाएंगे। उसके चक्कर में जनता की चिंता ना तो नेता को है, ना ही सरकार को है, ना ही अधिकारियों को है, और ना ही कुछ पत्रकारों को है। बिल्कुल। तो जनता अब यही भगवान तमाम भरोसे वो व्यवस्थाओं क्या को करे? लेकर आयोग दिल्ली की की तो आम वास्तव जनता ये जिम्मेदारी किसको मतदान देगी, किस मुद्दे पर मतदान देगी, इसका निष्कर्ष और नतीजा 8 तारीख को आ ही जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने विचार दिल्ली की जगमग होती राजनीति और विधानसभा चुनाव पर रखने के लिए। बहरहाल इसी के साथ हमारी प्राइम टाइम डिबेट ललकार में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे।